गवर्नमेंट ग्रांट्स के क्वेश्चन हैं जो हम लोग कर रहे हैं, बातें बिल्कुल बंद। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी कि क्या क्वेश्चन का आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है दैट इज, जी सर, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने बोला हुआ है कि मुझे जो रिलेटेड टू एसेट्स ग्रांट्स हैं उनका ट्रीटमेंट चाहिए, और पूछा हुआ है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड्स। मैंने अपनी बेसिक नॉलेज को रिवाइज करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं, ये रिकॉल योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। जो स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सीधा सीधा एज इट इज पूछेगा। मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, हमने इन गवर्नमेंट ग्रांट्स को दो एरियाज में डिवाइड करना होता है। हम कहते हैं यार, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो दो तरह की। पहली जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू एक्सपेंसेस का नहीं है, ये है रिलेटेड टू एसेट्स। रिलेटेड टू एसेट्स में हम कहते हैं यार, कंपनी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो दोनों में से जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकती है। और एक्चुअली वो यही पूछ रहा है। हमें पता है रिलेटेड टू एसेट्स की जो ग्रांट्स होती हैं वो उनके दो ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों की दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। पहली ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि आप उसको ट्रीट करें एज लायबिलिटी। गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसको क्या कर लें, ट्रीट एज अ लायबिलिटी। इस लायबिलिटी के लिए वर्ड हम लोग डेफर्ड इनकम भी यूज कर लेते हैं। यानी आज इसको लायबिलिटी बना लो, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको इनकम बना लेंगे। यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम फ्यूचर की इनकम भी कहेंगे। आज उसे लायबिलिटी बना लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके लायबिलिटी खत्म करते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे, इनकम। तो इसके लिए वर्ड डेफर्ड इनकम भी यूज करते हैं, लायबिलिटी वर्ड भी यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि वो आपसे कहते हैं कि यार इसको एसेट की जो कॉस्ट है, जो कैरिंग वैल्यू है, उससे रिड्यूस कर दें, रिड्यूस द एसेट कैरिंग वैल्यू। ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास जब एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स हो, रिड्यूस द एसेट्स कैरिंग वैल्यू। अब आप लोगों ने करना क्या है जी, ये क्वेश्चन है। सो दो में से कोई एक काम है जो आप लोगों ने करना है। तो पहला काम आपके सामने है, देखते हैं जरा। कह रहा है सेट अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, डेफर्ड इनकम मतलब लायबिलिटी ही है। फ्यूचर की इनकम पहले रिसीव हो जाए तो ये लायबिलिटी होती। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक, ये वाली बात कर रहे हैं वो। दूसरा, क्रेडिट द अमाउंट रिसीव टू पी एंड एल। ये ऑप्शन एसिड्स को लेके अवेलेबल नहीं है कि हम पहले दिन ही पीएनएल में ले जाएं। एसेट्स में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो एसेट को रिड्यूस करो या फ्यूचर इनकम बनाओ, डेफर्ड इनकम। इसका मतलब है इमीडिएटली पीएनएल में ले जाना, जैसे रिसीव हुई पीएनएल में ले जाना, ये एसेट से रिलेटेड नहीं। डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, बिल्कुल ठीक बात है, 100% यही है। ऐड द ग्रांट टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ग्रांट को ऐड नहीं करना। हाँ, ये बात सिर्फ इसलिए उसने लिखी है कि जब आप रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे ना, तो अगर आपने पहले एसेट को रिड्यूस किया हुआ है तो बाद में आपको एसेट को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि कोई कंफ्यूज होकर कहेगा हाँ ऐड भी तो होती है, वो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ऐड होती है। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होने पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए एंड सी। सो आंसर इज ए एंड सी। और ये एक बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं यार गाइस, बूम कंपनी ब्रूम कंपनी सक्सेसफुली रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1500। अब आपको पता है मैंने गलत पढ़ा है। क्वेश्चन को यहां से पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करना चाहिए। So इसलिए मैं वापस रिक्वायरमेंट पे गया। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम विल बी रिकग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इन द ईयर 31 दिसंबर x5। जैसे ही मुझे पता चला कि वो मेरे से पूछ रहा है कितनी इनकम आप लोग लेके जाएंगे, कितनी इनकम आप लेके जाएंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम विल बी रिकग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट। तो इसका मतलब है कि सर वो
क्या कर रहा है, जरा गौर करना। सर मुझे यहां से ही पता चल गया कि उसने पहले गवर्नमेंट ग्रांट को दो पॉलिसीज होती हैं जब एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स मिलती हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेके दो पॉलिसीज हो सकती हैं, या तो एसेट को रिड्यूस कर दो या फिर डेफर्ड इनकम बनाओ। मुझे ये रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया है कि उसकी पॉलिसी जो है वो डेफर्ड इनकम वाली है, लायबिलिटी बनाने वाली। कौन सी पॉलिसी है? डेफर्ड इनकम वाली, लायबिलिटी बनाने वाली। उसकी जो पॉलिसी है वो डेफर्ड इनकम या लायबिलिटी बनाने वाली है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर उसी में पहले दिन आप लायबिलिटी बनाते हैं, फिर ग्रेजुअली उसको अमोर्टाइज करते हैं, उस लायबिलिटी को थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी कम कर करके उसको इनकम बनाते रहते हैं। तो वो यही ट्रीटमेंट मांग रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा कि यही हो रहा है। वो कह रहा है कंपनीज पॉलिसी इज जी सर, जरा देखें कंपनी की पॉलिसी क्या है। इज टू काउंट फॉर ऑल ग्रांट रिसीव्ड एज डेफर्ड इनकम, यानी कि वो लायबिलिटी बनाता है। लायबिलिटी बनाएगा तो फिर इनकम बनेगी। तो पहले दिन लायबिलिटी बना लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके मोटाइज करके उसे इनकम बना लेते हैं। अच्छा सर समझाएं। रूम कंपनी सक्सेसफुली रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1500 ऑन 1 Jan X5। मैं जब भी क्वेश्चन में कोई डेट देखता हूँ ना, तो मैं फौरन अपने ईयर एंड पे आता हूँ और ईयर एंड चेक करता हूँ। तो मैंने ईयर एंड चेक किया तो पता चला ये 31 December X5 है। आपको ग्रांट मिली है 1 Jan X5 पे। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर की काउंटिंग मांग, फर्स्ट ईयर की काउंटिंग मांग रहा है। ये मैंने तसल्ली करनी होती है। आगे, अलाउइंग इट टू परचेज द एसेट विच कॉस्ट 500। सो गवर्नमेंट ग्रांट आपको 1500 की मिली है, और जो अलाउइंग इट टू परचेज एन एसेट विच कॉस्ट 500,000 ऑल्सो ऑन 1 Jan 2000 X5। ये सर आपके पास कहानी। The asset has 10 years useful life and is depreciated at 20% reducing balance basis। अब जो एसेट है वो डेप्रिशिएट होगा रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है, जरा ऊपर जाके दोबारा रिवाइज करते हैं ये वाला ट्रीटमेंट। सर जब यहाँ पे आप लोग आते हैं ना, तो आप लोगों ने पहले दिन डबल एंट्री पास करनी होती है। जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव होती है तो आपने डबल एंट्री पास करनी होती है। डेबिट करते हैं आप लोग कैश, जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है वो आप लोग कर लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी, जिसे आप डेफर्ड इनकम भी कह सकते हैं। पहले दिन आप ये डबल एंट्री बनाते हैं। अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है। मैंने कहा यार ग्रांट यहाँ पे मिली है 1500 की, तो मैंने क्या किया, 1500 की जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो यहाँ पे लिख दी। 1500 1500, 3 0 मैंने कॉमन ले ली। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग भी हुई है, ये 5 मिलियन है बेसिकली। तो बहरहाल एसेट से ताल्लुक नहीं है मेरा, इसलिए मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अब मैंने क्या करना है, जरा प्लीज बात को समझें। अब मुझे लायबिलिटी बना लिया। अब मुझे स्टैंडर्ड कहता है कि इसी को अमोर्टाइज करो। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमोर्टाइज करें ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर इस एसेट की कोई यूजफुल लाइफ है तो उस यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज करें। अब डेप्रिशिएबल एसेट है लाइफ इसकी, ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यानी इस गवर्नमेंट ग्रांट की लायबिलिटी को थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में बना, इनकम बना के लेना लेके जाना शुरू कर दो ओवर यूजफुल लाइफ। ओके सर, यूजफुल लाइफ पे ले जाएंगे, बट आगे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस है, और सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन मेथड। सिस्टमैटिक मेथड यहाँ पे वर्ड है अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन मेथड। सर जो तरीका एसेट पे डेप्रिसिएशन का है वही तरीका किस पे भी अमोर्टाइजेशन का है, लायबिलिटी पे। सो अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन मेथड। अब यहां पे बड़ी मजेदार सी कहानी बनने लगी है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे वो एसेट को डेप्रिशिएट करेगा। तो सर आप गवर्नमेंट ग्रांट को भी अमोर्टाइज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करेंगे। ओके सर, अब क्या करें सर? फिर बड़ा आसान है सर, इसका एक छोटा सा टेबल बनाते होते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया 1500, गवर्नमेंट ग्रांट का टेबल है ये। अमोर्टाइजेशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% है। तो पहला साल है, पहले साल में तो कोई लड़ाई नहीं है, इसी ओपनिंग बैलेंस पे 20% लगा दें। ये तो ये अमाउंट आ रही है 300, तो ये अमोर्टाइज कर दिया मैंने। हालांकि उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स थी, तो डिवाइडेड बाय 10 करके भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं।
सही है। बस गलती क्या है, अगर आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना शुरू कर दिया है, जबकि एसिड पे कौन सा मेथड है? तो जो एसिड पे मेथड है डेप्रिसिएशन का, वही अमोर्टाइजेशन पे मेथड होना चाहिए। आपको पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, एसिड की वजह से एक एक्सपेंस अगर 20% पीएनएल में जा रहा है तो उसकी वजह से जो इनकम आई है वो भी उसी परसेंटेज से पीएनएल में जानी चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा यार मोटाइज होना चाहिए 300, और यही मेरे से उसने पहले साल का मांगा हुआ है। मैं चाह रहा हूं मैं अगला साल भी बना दूं ताकि अगले क्वेश्चंस में मसला ना रहे। क्लोजिंग बैलेंस 1200 आ गया, यानी लायबिलिटी डेबिट होगी, इनकम क्रेडिट होगी, तो 300 की इनकम आपने बना दी। अब गाइज आप लोग ने ये काम कर दिया ईयर 1 में, अब आप ईयर 2 में भी यही करेंगे। ईयर 2 में ओपनिंग है 1200, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज 1200 पे लगनी है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज कितने पे लगनी है? तो 1200 पे 20% लगाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी प्रोबेबली 240। ऐसा ही है। तो अब मेरे भाइयों क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 960। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग में से माइनस किया। अच्छा सर, तो ये क्यों करवा रहे हैं सर? आंसर तो आ गया था, आपकी पहले साल की इनकम इतनी बनती है, ये तो हमें पता चल गया था बिल्कुल। तो इसका आंसर बन रहा है सी। लेकिन लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये कराने आया हूं कि अगर वो मेरे से पूछ लेता लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी एट ईयर एंड, तो क्या होती? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है मेरी, इसी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी है मेरी, इसी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी है मेरी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं ये भी करवा रहा हूँ। सर ये क्या रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं थी। हम क्योंकि प्रैक्टिस में है तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि अगर ये पूछ लेता तो क्या आंसर है, ये पूछ लेता तो क्या आंसर है। तो सर कहानी ये है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट जो लॉन्ग टर्म में लिखनी है वो कितनी लिखनी है लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म में कितनी लिखनी है। तो सर नेक्स्ट ईयर आपकी टोटल लायबिलिटी अगर पूछी जाए बैलेंस शीट में कितनी जानी है तो क्लोजिंग जाती है। सर ये टोटल 1200 है, टोटल 1200 है। इसमें से अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट टर्म कितनी है, तो आने वाले साल में जो इनकम बन के लायबिलिटी खत्म होनी है उसको हम कहेंगे आने वाले 12 माह में खत्म होनी है, वो शॉर्ट टर्म है। तो इसका मतलब है यार 240 हमारी शॉर्ट टर्म है और अगले साल का क्लोजिंग हमारी लॉन्ग टर्म है। दोनों मिलाओगे तो ये 1200 ही बनेगा, लेकिन आपने 1200 को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सेग्रीगेट करना होता है। इसलिए एज अ स्टूडेंट आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर आपसे टोटल लायबिलिटी पूछेगा तो आंसर 1200 होगा, अगर आपसे नॉन करंट लायबिलिटी पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 960। अगर आपसे शॉर्ट टर्म पूछेगा तो 240, टोटल पूछेगा तो 1200। आने वाले साल में जो भी लायबिलिटी खत्म होनी होती है, चाहे वो किसी भी तरह खत्म होनी है, वो मैंने शॉर्ट टर्म बनानी है। तो ये वो काम था जो आपने करना था। ये सर क्वेश्चन था। ओके, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी दो क्वेश्चन बड़े आसान आसान से, लेट्स अंडरस्टैंड के ये क्या है। अगली रिक्वायरमेंट में वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इन द ईयर एंडेड 31 मार्च एक्स 8। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी अमाउंट को इनकम बनाना है, और ईयर एंड भी आपने देख लिया 31 मार्च एक्स 8 है। इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस कंपनी रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 400,000 ऑन 1 अप्रैल एक्स 6। सर 1 अप्रैल एक्स 6 पे एसेट आपको क्या हुआ है जी, आपको ग्रांट मिली है, और वो पूछ रहा है 31 मार्च एक्स 8 का। सर इसका मतलब है मुझे जानना पड़ेगा कि कौन सा ईयर है। सर एक्स 6 से 31 मार्च एक्स 7 तक बनेगा 1 साल, और 31 मार्च एक्स 7 तक एक्स 8 तक बनेंगे 2 साल। सर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आप देखें मेरा स्टाइल ऑफ क्वेश्चन क्या है। मैं जब भी डेट देखता हूँ मैं अपने ईयर एंड से कंपेयर करके ये इंश्योर करता हूं कि मैं पहले साल की काउंटिंग कर रहा हूं या दूसरे साल की। ये आपने करना है, एक कॉमन मिस्टेक है। आपको लग रहा होता है कि हमेशा पहले साल की ही कैलकुलेशंस मांगेगा। दूसरे साल की बैठा होता, आपने ये तसल्ली करनी। जब ये आपने तसल्ली कर ली कि यार दूसरी 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब मुझे बताएं कि वही काम जो आपने थोड़ी देर पहले किया दोबारा करवा रहा है।
मुझे बताएं एसिड पे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आप बताएं, एसिड पे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मुझे बताएं गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी इनकम बनाना चाहिए कौन सी बेसिस पे? रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस ना हो, स्ट्रेट लाइन बेसिस हो, एसेट डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन पे हो, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट भी स्ट्रेट लाइन पे करेंगे। तो अब क्या कह रहा है, कंपनी पॉलिसीज टू अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ऑल ग्रांट्स रिसीव्ड एज डेफर्ड इनकम। तो अब मैंने क्या किया गाइस, सर बड़ा आसान है, सेम टेबल मैंने दोबारा बना लिया, लेकिन अब मुझे जो इनकम पे फोकस करना है वो ईयर 1 की नहीं, ईयर 2 की इनकम पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड माइंड में रखा, तो ओपनिंग बैलेंस अमोर्टाइजेशन ये वो इनकम है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने बनानी है। एंड देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट कितनी है जी, गवर्नमेंट ग्रांट 400,000 जो ग्रांट मिली है उसकी कहानी चल रही है। अब 20% है या 25% है, तो ओपनिंग के ऊपर 25% लगाएंगे तो इट विल गिव यू 100,000। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, ये ईयर 1 की इनकम है। मुझे बताया आपकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, 300,000। अगला साल स्टार्ट होगा, 300,000 आपकी लायबिलिटी है, इसकी अमोर्टाइजेशन आएगी 300,000 का 25%, 75,000 आ जाएगी। ये आ गया। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी, 225,000, ये अमाउंट आ गई। अब मुझे भाइयों पूछा क्या है सर, सर पूछा था उसने कि इनकम कितनी है, तो आंसर है 75,000। तो जो इनकम आप लोगों ने लिखनी है दैट इज 75,000। तो 75,000 की इनकम है। ये लें सर, 75,000 इनकम, कॉमर्स के बगैर लिखना होता है आपने आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, जरा लास्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है। Which of the following would be shown in the other comprehensive income section of the statement of P&L and other comprehensive income? वो कह रहा है कि प्लीज कौन सी चीज है जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के सेक्शन में जानी है। अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का मतलब है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मतलब ओसीआई। इन अदर वर्ड्स वो पूछ रहा है कौन सी चीज ओसीआई में जानी है। तो ये आईएस 20 का स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं है। आप लोग पढ़ चुके होंगे आईएस 16 अभी तक, आप लोग पढ़ चुके होंगे आईएस 40 अभी तक, आप पढ़ चुके होंगे आईएस 20 अभी तक, आप पढ़ चुके होंगे आईएफआरएस 9 भी अभी तक। तो मिला मिलू के उसने अभी तक की नॉलेज के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है। Which of the following would be shown in other comprehensive income section of the statement of P&L and other comprehensive income? यानी आपकी स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें दो एरियाज हैं, एक का नाम है P&L और एक का नाम है ओसीआई। वो आपको कह रहा है कि प्लीज प्लीज मुझे ओसीआई का बता दें। किसका बता दें? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बता दें। आपने कहा सर आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पूछे, उसने कहा सर बताए। हमने कहा इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईएस 40 का जो गेन आएगा उसकी फेयर वैल्यू में जो इंक्रीज आएगा, जो गेन आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल, गेन लॉस आईएस 40 के पीएनएल में, आईएस 40 की हर चीज पीएनएल में जाती है, ओसीआई में एक चीज भी नहीं जाती आईएस 40 में। बात याद रखने वाली है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नॉर्मली किधर जाता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में। कुछ नहीं बताया हुआ तो हम अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, डिफॉल्ट कैटेगरी। और डिफॉल्ट कैटेगरी का जो गेन लॉस ऑन पी&एल है वो पी&एल में जाता है। तो सर ये भी पी&एल में जाता है, डिस्पोजल का पी&एल। सर रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सर गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव होती है ये पहले लायबिलिटी बनती है बाद में इनकम बनती है, तो ये भी पी&एल की चीज है, ओसीआई की चीज नहीं है। तो इसका मतलब पहले तीन आंसर्स नहीं है, तो कंफर्म आंसर क्या होगा, डेल्टा डी वुड बी द आंसर। एंड द डी इज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का मतलब है एक बिल्डिंग जो आपके यूज में है, यूज में होने का मतलब है फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब यूज हो रही है। तो आई 16 और आई 16 में जब रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाते हैं, अगर कोई पहले लॉस ना हो। कोई कहानी नहीं बोल रहा, इसका मतलब है डी वुड बी द आंसर। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। रीपेमेंट में ऐसा जो मसला है वो इंशाल्लाह कर लेंगे, परेशान ना हो।